अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे क्रिकेट की। क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो बस शुरू होने को ही है और उससे पहले ही माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। पाकिस्तान पहला मैच जो है वो नहीं जीत सका था, लेकिन ये वार्म अप मैचेस हैं, कोई मसला नहीं, इसमें टीमें हारती भी हैं जीतती भी हैं, लेकिन असल इम्तिहान शुरू होता है जब क्रिकेट का असल मुकाबला शुरू होगा। पाकिस्तान के मैच में अभी टाइम है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़, जो रिसेंट ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपनी खिदमात जो है वो वापस ले ली और अब जो है वो इस इवेंट के दौरान जो है वो क्रिकेट पे तबसरे करते हुए भी दिखाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, आपको वेलकम करेंगे। पहले तो स्ट्रेट अवे बात करते हैं हम क्रिकेट को लेकर। न्यूजीलैंड के खिलाफ 345 रन बने, बहुत सारे लोग जश्न मनाने लग गए, लेकिन उन्होंने तो 44 ओवर में पूरा कर लिया। 38 गेंदें पहले ही, तो ऐसा लगा कि हम जो खुशियां मना रहे थे कि हमने बड़े रन्स बना लिए हैं, ये तो कुछ रन्स ही नहीं है। पहले तो मुझे नहीं पता कि कौन से लोग थे जो खुशियां मना रहे थे और कौन से लोग हैं जिससे नाराज़ हैं। देखें, इंडिया के अंदर जब क्रिकेट होगी तो वहाँ पे उनकी ग्राउंड की डायमेंशंस, वहाँ पे जो आउटफील्ड जो है वो बहुत तेज़ है, तो आपको 40 से 50 रन आपको हमेशा ज़्यादा लगेंगे। लाइक किसी भी दूसरे ग्राउंड में अगर 270 280 स्कोर होते हैं, वहाँ पे 330-40 होंगे। तो अगर किसी दूसरे ग्राउंड में अच्छे बैटिंग ट्रैक के हिसाब से और उसकी बाउंड्री डायमेंशन के हिसाब से आप 300 करते हैं तो वहाँ पे 360 होंगे। तो ये आपको पूरे वर्ल्ड कप में नज़र आएगा कि इंडिया के अंदर जो मैचेज हैं, जो जितने भी मैचेस होंगे वो 340, 330 और 360 हो सकता है 400 को भी कई मैचेस टच करें। और ये बड़ी टीमों की बात कर रहा हूँ, ये कोई लो रैंक टीमों के साथ जब मैच होगा उसकी नहीं बात कर रहा। एक प्रॉपर जब मैच होगा बड़ी टीमों का तो वो 350 प्लस स्कोर करेंगी। दूसरा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो देखें, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब आप जाते हैं तो एक बड़ी आपका जो आपका मोमेंटम होता है वो आपको सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज इन अ गोइंग इन अ राइट वे, लेकिन क्योंकि राइट मैनेजमेंट नहीं की गई, जो मुझे लगता है पिछले 6 माह में ज़्यादा, लेकिन उससे पहले तकरीबन 1.5-2 साल की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको वेल यूटिलाइज नहीं किया गया। अपने 8 से 10 जो प्लेयर जो पक्के थे वो तो थे ही, उसके अलावा 8-10 प्लेयरों को 10-10 15-15 मैचेस देने की कोशिश नहीं की गई। अपॉर्चुनिटीज़ थी भी, लेकिन उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, उनको उन लोगों को प्रेजेंट नहीं किया गया कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकें। इसलिए इस वक्त ये मुश्किल आई कि जब भी आप किसी टीम के मेन प्लेयर्स जब उनके ऊपर लीन पैच आता है तो बड़ी टीमों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उनकी रिप्लेसमेंट्स रेडी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अगर यही 10 प्लेयर जो बहुत पिछले 2 साल 3 साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, अगर यही कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो उम्मीदें बहुत लगाई जा सकती हैं पाकिस्तान टीम के साथ कि यार ये अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से किसी का भी लीन पैच चला, जो कि क्रिकेट में आपके ऊपर आ सकता है, किसी के भी फिटनेस मसाइल आ सकते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। क्योंकि 5 ऐसी स्पॉट्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा इशू ज़रूर रहेगा पाकिस्तान को लेके कि जब इनके ऊपर, जैसे मैं एशिया कप की जो सबसे बड़ी वजह बताई गई एशिया कप में मीडिया के ऊपर या वैसे भी, कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान की तरफ से जो सबसे बड़ी वजह बताई गई एशिया कप का फेलियर होने की वजह, वो फटीग जोन था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स फटीग जोन में चले गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो फटीग जोन की जो मैनेजमेंट थी वो इन्हीं के पास थी। पिछले 6 माह में जिन लोगों ने एनओसीज अप्रूव की वो कौन लोग थे? वो इसी मैनेजमेंट का हिस्सा। मिकी आर्थर एज ए टीम डायरेक्टर, हेड कोच, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो इंचार्ज हैं, जो भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, वो हैं, कप्तान हैं, इन सब लोगों से राय ली जाती है ना कि आपकी क्या राय है, इस प्लेयर को एनओसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये तो सबको पता था। तो मेरा जो मैं इसको कंक्लूड इस तरह करूंगा कि पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर ये जो मैंने 2-3 बातें की हैं कि अगर 20 दिन की अगर क्रिकेट खेलने से अगर फटीग जोन आ गया तो 48 दिन का जो टूर्नामेंट है वो कैसे खेला जाएगा। और उसकी रिप्लेसमेंट्स अनफॉर्चुनेटली रेडी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी एक प्लेयर को रेस्ट देना पड़ गया, शाहीन हो सकता है किसी मैच में ही, मुश्किल है कि वो 12 मैच लगातार खेलें वर्ल्ड कप के, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो 12 लगातार मैच शाहीन के लिए खेलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमें उसके पास अगर उनको किसी मैच में रेस्ट करवाया जाए तो हमारे पास न्यू बॉल ऑपरेटर ही नहीं है। नसीम शाह की इंजरी होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा एकदम से बॉलिंग अटैक नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया या नज़र आना शुरू हो गया। स्पिनर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट्स ही रेडी नहीं है। हम उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं कि उसामा करेंगे, इब्रार को हमने कोशिश ही नहीं की कि उसको टेस्ट किया जाए कि हो सकता है वो हमारे लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे सकते,
लेकिन हमने बाय प्लानिंग वी मेड मैनी मिस्टेक्स लीडिंग इनटू द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो गई है हम सब लोग मिलकर उनको सपोर्ट करें, और मैं दुआ गो रहूँगा कि पाकिस्तान के यही 10 प्लेयर जिनके ऊपर पिछले 2 साल में जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले हैं, इनमें से किसी का लीन पैच ना आए और इनमें से किसी को इंजरी ना आए। अगर ऐसी दोनों चीज़ें आईं तो फिर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। वर्ल्ड कप सर पे या वर्ल्ड कप की बातें कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच 228 की शिकस्त के बाद क्या ये पाकिस्तान टीम जिसका बॉलिंग अटैक जो है वो चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट हो सफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो कमज़ोर हो गया है, अल्लाह करे कि मजबूत हो जाए। क्या ये इंडिया को हरा सकता है? अहमदाबाद में लाखों का मजमा, ग्राउंड उनका, क्राउड उनका, क्यूरेटर जाहिर है उनका इन्फ्लुएंस होगा, सब चीज़ें उनकी फेवर की, फिर 228 रन की रीसेंट शिकस्त। देखें, इंडिया इस वक्त तो वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेइंग एट होम, सारी कंडीशंस उनकी यूज टू हैं, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने उस ग्राउंड में दी हुई है। पाकिस्तान अपने उस जगह पे जाके पहली मरतबा मैच खेलेगा। पाकिस्तान के आई थिंक 98-99% शायद आई थिंक नवाज ही हैं जो एक मरतबा 2016 का जो वर्ल्ड कप उसमें साथ थे। अदर दैन दैट सारा जो स्क्वाड है वो पहली मरतबा इंडिया गया, उनको कभी उन्होंने इंडिया का विजिट नहीं किया हुआ। और फिर वो जो एक एटमॉस्फेयर आपको मिलना है वहाँ पे जाके, जो क्राउड रिस्पॉन्स मिलना है अगेंस्ट इंडिया, एक पिन ड्रॉप साइलेंस आएगा आपकी परफॉर्मेंस, आपने चौका मारा आपको लगेगा कोई है ही नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने इससे पहले पाकिस्तान की इस टीम ने नहीं चखी हुई। तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे पाकिस्तान के इस पूरे टूर्नामेंट को लेके, वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान के पास मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पाकिस्तान के पास बैटिंग में बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं, बॉलिंग के अंदर बेहतरीन बॉलिंग मौजूद है, लेकिन हाउ दे हैंडल दैट प्रेशर ऑन दैट डे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, क्योंकि वो एक बेहतरीन मोमेंटम के साथ इस टूर्नामेंट को खेलने जा रहे हैं। प्लेइंग एट होम उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टूर्नामेंट को लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि एडवांटेज के तौर पर तो इंडिया ज़रूर होगा, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान को ये सोचना कि पिछली डिफीट पाकिस्तान के ऊपर कोई असरअंदाज होगी, मुझे नहीं लगता कि ये मसला आएगा, क्योंकि ऑन दैट डे आई थिंक पाकिस्तान विल फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पाकिस्तान को उस दिन के लिए फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान के पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान मैच जीत सकता है। अब नजूमी तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट जो है फॉर्म मेहरबानी आपने ये मान लिया तजर्बा है बड़ा तजर्बा है, इसलिए मैं पूछना चाहूँगा। पहले मैं वीकर ओपोनेंट्स की बात कर लेता हूँ। ऑल्दो के क्रिकेट में कोई वीक नहीं होता। नेदरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्या पाकिस्तान ये 4 टीमों में से कोई पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता है? श्रीलंका ने अभी पाकिस्तान को हराया। देखिए, ऑन द डे तो कोई भी टीम जीत सकती है, और वर्ल्ड कप के लिए देखें, मैं अभी आपको एक अपनी समझ के मुताबिक बात करूं, 2 तरीके की क्रिकेट खेलने वाली टीमें आपको वर्ल्ड कप में नज़र आएंगी। एक जो अग्रेसिव वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक वो जो ओल्ड फैशन क्रिकेट के जोन में रह के ही क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। ये दोनों तरह की क्रिकेट खेली जाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़्यादा चांसेस मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले को मिलेंगे, जो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलेगा, जो एज ए बैट्समैन एज ए बॉलर आउट करने जाएगा एज ए बॉलर, और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने जाएगा एज ए बैटर, जो आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ स्किन क्रिकेट खेलने की कोशिश करेगा, उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। ये जितनी टीमें जो आप बात कर रहे हैं, इनमें अगर मैं जाऊँ तो शायद पाकिस्तान की टीम इन सबसे बेहतर है। ओके, जब आप प्लेयर टू प्लेयर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान टीम सबसे बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो इन 4 टीमों में ज़रूर पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। अच्छा, मैं इससे पहले कि स्ट्रॉन्ग टीमों की तरफ जाऊँ, ये जो आपने एक सवाल अच्छा बता दिया। पाकिस्तान ओल्ड एरा की क्रिकेट खेल रहा है, ओल्ड फैशन की क्रिकेट खेल रहा है, या मॉडर्न डे एरा की क्रिकेट को पाकिस्तान जा रहा है उस तरफ? मुझे लगता है अभी बहुत सी मिसिंग पार्ट्स हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने में। जो कहा गया कि जैसे टेस्ट क्रिकेट हमने देखा श्रीलंका में जब पाकिस्तान ने खेला, तो वहाँ पे मॉडर्न डे क्रिकेट नज़र आई, अग्रेसिव इंटेंट नज़र आया। लेकिन जैसे एशिया कप में गए तो एकदम से दोबारा ओल्ड फैशन वनडे क्रिकेट खेलने के मोड में चले गए। देखें, इंडिया में जो टीम आप कैचअप नहीं कर सकेंगे, आपको स्ट्रेट अवे आपने अग्रेसिव जोन के साथ अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलनी है। अगर आप चेज भी करेंगे ना, तो आप बाद में सोचें कि बाद में हम कैचअप कर देंगे, ये नहीं होगा। इंडिया के अंदर हमेशा वही टीम जीतेगी या जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे जो अहेड ऑफ द गेम खेलेगी, चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे वो बाद में जो है चेज करे, वो अहेड ऑफ द गेम रहेंगे। अगर वो चेज में बहुत पीछे रह जाते हैं
तो भी उनको कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिएगा वही टीमें चेज ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगी जो रिक्वायर्ड रन रेट से ज़्यादा की क्रिकेट खेलेंगी और अपने रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे से नीचे डालती जाएगी। जो पाइल अप करती जाएगी अपने अपने टास्क को, वो उसके लिए मुश्किल होती जाएगी। चलें अब स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इन पांचों में से पाकिस्तान किसको हरा सकता है? आप तो कहेंगे सबको हरा सकता है, हमारी भी ख्वाहिश ये है, लेकिन फैक्चुअल बात क्या है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो एक जोन आएगा वो इंडिया के मैच के बाद आएगा, क्योंकि इंडिया का मैच जीता होगा तो पाकिस्तान टीम विल प्ले ऑन अ डिफरेंट वे। उनका जो जोन होगा सोचने का और बॉडी लैंग्वेज का वो डिफरेंट होगा। और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान वो वाला मैच हारता है तो फिर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो वो दो मैच ऐसे हैं कि उसमें इंडिया के खिलाफ कामयाबी और इंडिया के खिलाफ नाकामी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होगी। अगर मतलब मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया को हरा दिया तो सेमीफाइनल फाइनल तक चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता वो रिजल्ट अच्छे ना रहे तो फिर पाकिस्तान का हो सकता है मुहिम जल्दी खत्म हो जाए। देखिए मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, मैंने खुद इसको फील किया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच जिसको हम विटनेस करते हैं टीवी पे बैठ के या ग्राउंड में बैठ के या खेल के, इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आते हैं, दोनों टीमों पे आते हैं। जब पाकिस्तान ने इसको इंडिया को हराया था 2021 के वर्ल्ड कप में, तो अगला मैच वो हार के वो टीम वैसे ही बाहर हो गई थी क्योंकि वो इम्पैक्ट आता है। इसी तरह पाकिस्तान कई मरतबा इंडिया से हारने के बाद अगले मैच बुरे तरीके से हारा हुआ है। तो मेरे नज़दीक जो इम्पैक्टफुल मैच है पाकिस्तान का वो इंडिया वाला है। उसकी जीत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, मोरल बूस्टिंग होगा और वो फिर आप देखिएगा कि यही टीम डिफरेंट जोन में नज़र आएगी खेलते हुए। फिर कोई भी टीम इसके सामने खेलते हुए लड़खड़ा रही होगी, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो रिज़ल्ट अच्छा ना आया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान, क्योंकि मैं समझता हूँ इसे काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके सोचने के ऊपर, आपकी मेंटली स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो फिर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए भी आपको मुश्किल नज़र आएगी। तो मुझे ये लगता है ये दो मैच पाकिस्तान के विल डिसाइड वेयर पाकिस्तान हैज़ टू गो इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पाकिस्तान को बाबर की 95, 98, 100 गेंदों की सेंचुरी दरकार है जीतने के लिए, या बाबर की 70, 75 गेंदों पे 120, 130 जो अब बाकी ममालिक की टीमें बना रही हैं। इसमें आप बाबर को क्यों डाल रहे हैं? रिजवान को भी डालने हैं इसमें, आप बाबर रिजवान को डालें, आप सब बैट्समैनों को डालें। अच्छा बताएं चलें। देखें इट्स नॉट अ जॉब ऑफ अ बाबर आजम टू डू एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान। देखें मैं इसको क्लियर करता जाऊँ, बाबर इज़ अ फाइन क्रिकेटर, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके खेलने का एक मेथड है जिसको हमने रिस्पेक्ट देनी है और उसके साथ साथ उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश वो भी कर रहे हैं और हमने भी हाईलाइट दुआ करनी है, उन्होंने अमल करना है। ठीक है जी। इसी तरह वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू स्कोर पार रन्स फॉर पाकिस्तान। ओपनर्स नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, इन सब की कंट्रीब्यूशंस आती हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी टीम, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान के अभी तक जो पहले 3 या 4 बैट्समैनों के स्ट्राइक रेट है ना, वो पूरी दुनिया के जो बैट्समैन खेल रहे हैं उनके टोटल स्ट्राइक रेट से 8वें या 7वें नंबर पे। जी ऐसा ही है। तो ये एक कमी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इन बैटर्स में कमी नहीं है, सोच और इंटेंट की कमी है। यही इमाम, यही फ़खर, यही बाबर, यही रिजवान जब ये खेलना चाहते हैं तो ये ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि लास्ट टाइम आई सॉ दैट जब पाकिस्तान ने 340 या 45 चेस करना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो बाबर की इनिंग्स जो थी वो 70 बॉलों पे 100 था, आई थिंक 70 या 75 बॉलों पे। इसी तरह इमाम ने भी 80 या 85 बॉलों पे 100 किया था। तो कर तो सकते हैं लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि सारी टीम को लेके, सारे बैटिंग यूनिट को लेके अगर इनकी अप्रोच, इनका इंटेंट यही रहा तो मुश्किल हो सकती है। इनको ज़रूर अपने इंटेंट को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द गेम एट द मोमेंट इनको बढ़ाना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी वो बॉलर है, जब वो टीम में आया तो उसने पहला मैन ऑफ द मैच लिया तो आपने ड्रेसिंग रूम में तालियां बजवाई थी। ये शाहीन ने मुझे इंटरव्यू में बताया था, ठीक है। तो आप उसको बच्चे से जानते हैं, अब तो बड़ा हो गया माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा हो गया। समझते हैं कि वाकई ये मसला है कि अब अगर उनको शुरू में विकेट नहीं मिल रही, खासतौर पे वनडे क्रिकेट में, तो वो इम्पैक्टफुल नहीं रह पा रहे। वो हमारे लिए एक वरीड पॉइंट है कि हमारा मेन बॉलर ज़्यादा रन्स दे रहा है और इंडिया में तो सारे ही बॉलर बहुत ज़्यादा रन्स देंगे। देखिए शाहीन के लिए बड़ा, हमेशा से जैसे मैं बैट्समैन था तो जब मैं एक अच्छा पुल शॉट खेल लेता था
तो आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज ए बैट्समैन। एक अच्छी ड्राइव बाबर जब मार लेते हैं तो उनका एक जोन आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि बाबर इज़ रेडी, ठीक है। इसी तरह मैं एक फ़नी बात करता हूँ कि जो मिसबा ना वो जब रिवर्स स्वीप मार लेता था तो मुझे लगता था अब सेट हो गया। यहाँ जब वो यूँ खेलता था तो उसका बॉल लग के थर्ड मैन की तरफ जाता था ना, हम कहते थे अब सेट हो गया, बहुत नहीं होगा। इसी तरह शाहीन का न्यू बॉल ऑपरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड ऑल्सो फॉर पाकिस्तान टीम। जब वो पहले 3 ओवर का राइट ऑपरेशन करते हैं विद द न्यू बॉल और उसमें 1 या 2 आउट कर देते हैं, वो डिफरेंट बॉडी जो है उसकी रिएक्ट करती है एट द लेटर स्टेज, मिडिल स्टेज और लेटर स्टेज में। लेकिन जब वो उसमें स्ट्रगल करते हैं, हमने देखा है कि फिर शायद वो अपनी एक एक्स्ट्रा कोशिश करते हैं मिडिल में और एंड में, जो वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनकी शेप है नए बॉल की और जो स्विंग है, जब वो हिट करते हैं राइट एरिया तो वो सक्सेसफुल रहते हैं। और जब उनको पहले 3 ओवर में कामयाबी ना मिले तो मुझे लगता है ये उनका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जो उनके ऊपर आता है कि जब उनको पहले 3 ओवर में कोई कामयाबी ना मिली हो तो फिर वो ओवर ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनको रन्स भी पड़ते हैं और वो शायद इतने हमें इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आते। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन का न्यू बॉल ऑपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जब वो नए बॉल से वो आउट करेंगे, क्योंकि अब देखें उनकी एक कमी है दूसरे एंड के ऊपर, नसीम शाह जो परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो नया बॉल कंट्रोल और राइट एरिया में हिट कर रहे थे, अब वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो एक नया ऑपरेटर आएगा, वो कौन होगा आई डोंट नो, लेकिन जो भी होगा वो शायद वो केमिस्ट्री आपस में सेटल ना हो सके, शायद वो पार्टनरशिप जो आपकी एक दूसरे के साथ एज ए बॉलर लगती है, जैसे जब मैं बॉलिंग करता था अपने टाइम पे, तो सईद अजमल और शाहिद अफरीदी का जो मेरे साथ एक कॉम्बिनेशन था वो बड़ा स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालता था। इसी तरीके से शाहीन की बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करता था नसीम शाह की बॉलिंग। अब नसीम नहीं है तो कौन वो रोल प्ले करेगा? हो सकता है जो शाहीन है वो एक मैच में इम्पैक्टफुल ना हो न्यू बॉल के साथ, तो दूसरा अगर 2 आउट कर देगा तो वो इसका इम्पैक्ट उसके साथ जो है सेटल्ड हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर शाहीन के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ज़रूर पड़ जाएगी कि उनको नया बॉल मोस्टली पाकिस्तान के लिए राइट एरिया में हिट करना। अर्ली है ये सवाल पूछना, लेकिन जाहिर है फिर आप हमें जो है दस्तयाब नहीं होंगे, तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ। शादाब को कंटिन्यूसली खिला रहे हैं और वो कंटिन्यूसली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो हमारी तवक्कुआत है। वर्ल्ड कप में 9 मैच तो आपने खेलने ही खेलने हैं ना, सेमीफाइनल की दौड़ से पहले। अगर शादाब खुदा न खास्ता परफॉर्म नहीं करते 2-3 मैच में, तो फिर उनको 1-2 मैच रेस्ट कराना चाहिए ताकि वो रियलाइज़ करें कि हाँ मुझसे क्या गलती हो रही है। देखिए, कॉम्बिनेशन तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सेटल करना है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो डिसीजन मेकर हैं। अगर मैं उसको देखूँ इस वक्त शादाब को, तो सबसे पहले तो मैं शादाब को यही एडवाइस करूँगा कि वो अपनी ज़ात अपनी गेम के अंदर चला जाए, फॉरगेट अबाउट ऑल अदर पार्ट्स, अपनी ज़ात को दोबारा से रीसेटल्ड करे, रीट्यून करे, क्योंकि हमारे लिए शादाब का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो जब बॉलिंग अच्छी करते हैं तो वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और साथ में उनका जो पैकेज है एज ए फील्डर वो हमारे पास हम मिस करेंगे अगर वो ना खेले पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस। लेकिन जो इस वक्त की अगर आप मुझसे बात करें कि इस वक्त अगर मैं देखूं तो शादाब की जो फॉर्म की जो डिप है उसको लेके मैं समझता हूं कि शादाब फर्स्ट चॉइस नहीं होने चाहिए फॉर द फर्स्ट गेम ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप। उसामा को खिलाना चाहिए, मुझे ये लगता है। लेकिन आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, इट्स एंड ऑफ द डे जो मैनेजमेंट वहाँ है मौजूद वो डिसाइड करेगी, जो कप्तान है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि शादाब, मुझे अगर मुझसे राय ली जाए तो मैं उसको फर्स्ट चॉइस के तौर पर नहीं देखता फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ गेम्स। अब फिर मैं कहूँगा, आप कहेंगे मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर आप कैप्टन रहे हैं तो आप समझते हैं कि रॉब के अंदर कितना एम्पावरमेंट होती है, कितनी पावर होती है कैप्टन के पास। बाबर आजम को रॉब के अंदर जाके क्या मिकी आर्थर के स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए या फिर अपनी प्लान को देख के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे हमने कई मरतबा देखा है कि जो खब्बा है लेफ्टी किसी भी मुल्क का हो वो हमारे गले आ जाता है चौथे 5वें नंबर पे आके, तो ऐसे में शायद लगता है कि बाबर पेपर पे लेकर आए हुए हैं कि मैंने कौन कौन सा बॉलर करना है, वही बॉलर इस्तेमाल करते हैं। क्या आउट ऑफ द बॉक्स बाबर को सोचना चाहिए अंदर रह के, भाई कोई फैसला खुद भी कर ले, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से इंस्ट्रक्शंस आए तो वही फैसला फॉलो किया जाए? देखें शुएब, जो क्रिकेट का कप्तान होता है ना वो सबसे इन्फ्लुएंशियल होता है, सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है फील्ड के अंदर वो कप्तान करता है। क्योंकि जो बातें बहुत सी आपने सोची भी होती हैं ना, या जो प्लानिंग आप ड्रेसिंग रूम में करके आते हैं विद द कोच विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, वो एट सर्टन स्टेज आपसे दूर हो जाती हैं और फिर आपने खुद वहीं पे ऑन द स्पॉट आपने फैसले लेने होते हैं।
तो कप्तान बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेहतरीन थिंक टैंक होता है खुद ही, कि वो अकेला चीज़ों को मैनेज कर रहा हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ सीनियर्स वो जिससे वो पूछना चाहता है वो पूछ लेता है, लेकिन बहुत से प्लान्स उसको ऑन द स्पॉट जो हैं वो उसको करने पड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बाबर इतने मिच्योर हो चुके हैं, पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल की उनकी जो कप्तानी का टेन्योर उनको मिला है, ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इस वर्ल्ड कप को खेलेंगे, अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे। और बाकी जो जितने प्लानर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक के तौर पर मौजूद हैं, वो अगर उनको किसी भी चीज़ के अंदर कमी नज़र आ रही है तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि फौरी वो कोई ना कोई मैसेज भेज के बात को कन्वे कर दे, करे ना करे वो कप्तान की मर्जी। लेकिन जो पीछे बंदे बैठे हुए होते हैं, आपका बॉलिंग कोच, आपके प्लानर्स, आपके एनालिस्ट, आपका कोच, आपका टीम डायरेक्टर, वो इसीलिए होते हैं कि अगर कप्तान किसी एक बात को राइट वे में नहीं समझ पा रहा या उससे एग्जीक्यूशन बेहतर नहीं हो रही तो वो ऑलवेज उसको जो है सपोर्ट करता है। लास्ट 3 क्वेश्चन। फाइनल 4 मोहम्मद हफीज़ की, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान, एक बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, फाइनल 4 आपकी कौन सी है? देखिए पाकिस्तान तो दिल में है, तो सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है जी। उसके मुश्किल बाद में होने के बावजूद जी, मुश्किल में होने के बावजूद आपने आगाज यहाँ से किया था। जब पाकिस्तान की बात करेंगे ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल मैं एशियन गेम्स देख रहा था, मैं और मेरे बच्चे, और मैं उनको नहीं जानता था, शायद मैं उनके नाम से भी इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा था और हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ के उनके ऊपर फूंक मार रहे थे। अच्छा कि पाकिस्तान जीते। किसकी मोहब्बत है? हाँ, ज़ाहिर वतन पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही। मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग थे, हमारे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं। मेरी गलती है कि मैं उनको नहीं जानता था इतना ज़्यादा, लेकिन जब मैंने देखा कि पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए दिल से दुआएं दे रहा था। हम लोग चेयर कर रहे थे उनके लिए घर में बैठ के। सही। तो पाकिस्तान से मोहब्बत तो मेरे दिल में है, वो तो कोई निकाल नहीं सकता। तो सबसे पहले पाकिस्तान। ओके, एक हो गया। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि प्लेइंग एट होम, प्लेइंग विद द राइट मोमेंटम, इंडिया इज नंबर 2। नंबर 3, प्लेइंग विद द मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इंग्लैंड। और नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया होम एंड अवे जहाँ पे भी खेलता है उसको जीतने के गुर आते हैं, तो इसलिए चौथी टीम मेरी ऑस्ट्रेलिया होगी। और अगर आप मुझे नजूमी से एक जोन से बाहर निकाल दें जी जी जी, तो मैं 5वीं टीम जो है वो न्यूजीलैंड को समझता हूँ कि वो इन 5 में से ही कोई 4 जरूर होंगी। हफीज़ भाई, बहुत सारे सवाल आपके इस बात से ही निकल रहे हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे करके सवाल पूछ लेता हूँ। अभी आपने बात कर दी कि पाकिस्तान टीम मुश्किल में नज़र आ रही है। ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ भी पेड मुहिम शुरू हो जाए कि आप जो है वो पाकिस्तान को रेट नहीं कर रहे, दुनिया का फलां खिलाड़ी रेट कर रहा है, फलां खिलाड़ी रेट कर रहा है, आप पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, आप शायद बाबर को पसंद नहीं करते, एक कंपेन शुरू हो जाती है। तो मुझे ये बातें नहीं समझ आ रही कि किन चीज़ों को किन के साथ मिला रहे हैं। मैं रियलिस्टिक बात पहुंचा रहा हूं, मैं रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, लेकिन यही कंपेन स्टार्ट हो जाती हैं। फिर देखें अब सोशल मैं दिल से पाकिस्तानी हूं और मेरे दिल में पाकिस्तान टीम है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, दुआ गो रहूँगा कि पाकिस्तान टीम जीते और बेहतरीन परफॉर्मेंस वहाँ पे दे और एक वर्ल्ड कप जो हम जीतना चाहते हैं वो जीत के वापस आए। सबसे पहले तो ये है, लेकिन मैंने राइट एनालिसिस भी करने हैं, मैंने राइट वे में वो बात भी करनी है जो इश्यूज रहे हैं। ओपनर फ़खर और इमाम बेहतरीन ओपनर हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी का लीन पैच जो हमने देखा भी फ़खर के ऊपर आया, या पिछले एक मैच में किसी में एक्सक्यूज मी इमाम जो हैं वो बैक स्पैज़म की वजह से मैच नहीं खेल सके। इट कैन हैपन टू एनीवन। आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या है? आपके पास, आपने रेडी नहीं की हुई, आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब्दुल्ला शफीक आएगा और बेहतर उन्हीं का रोल प्ले कर देगा। लेकिन हमने उनको 15 से 20 मैच दिए हैं पिछले 2 सालों में, नहीं हमने नहीं दिए, तो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इसी तरह नंबर 5 आपके पास नहीं था, अब आपने सऊद शकील पे उम्मीद लगा ली है। पिछले 2 साल में भी वो पाकिस्तान में मौजूद था, उसको क्यों नहीं खिलाया गया? पिछले 6 माह में भी वो पाकिस्तान में मौजूद था, उसको क्यों नहीं खिलाया गया? वो फिट भी था, क्यों नहीं खिलाया गया? तो वो भी एक लकी ड्रॉ के तौर पर हम उसको लेके गए हैं कि शायद वो 5 नंबर के ऊपर आके एक सुपर हीरो के तौर पर हमारे लिए परफॉर्मेंसेज दे दें। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हैं। आपके 2 स्पिनर्स नवाज और शादाब बेहतरीन स्पिनर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की फॉर्म हमें लग रहा है कि उनका लीन पैच है, उनकी फॉर्म बेहतर नहीं है, मिडिल ओवर में वो बेहतर बॉलिंग नहीं कर पा रहे। शादाब के कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं विच आई एम श्योर ही विल एड्रेस दोज थिंग्स। लेकिन जब तक उनकी मेंटल जोन वो नहीं आता जहां पे आप परफॉर्मेंस जो है बड़ी दे रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट्स कौन है? आपने किसी को रेडी नहीं किया। हम अब उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि उसामा मीर आएंगे और वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेज देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसामा के कितने मैच है मुझे बता दें? 5 मैच होंगे, 6 मैच होंगे, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहिए, इसी तरह जो न्यू बॉल ऑपरेटर है, हमने शाहीन, नसीम और हारिस,
बेहतरीन ट्राई ऑफ पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीम की इंजरी आई और वो मैं ये समझता हूँ कि वो होना कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको होने की जो वजूहात हैं उसको राइटली जो है एड्रेस क्यों नहीं किया गया। और अगर ये इशू ये 3 प्लेयर थे तो हमने कुछ चौथा पांचवा न्यू बॉल ऑपरेटर आजमाया ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि कौन हमारे लिए, अगर इनकी कमी आ गई, अगर कोई मैच ना खेला तो हमारे पास न्यू बॉल ऑपरेटर कौन है, हमें नहीं पता इसके बारे में। फिर उसके बाद ऑलराउंडर की अगर फहरिस्त में आ जाएं तो मोहम्मद वसीम, फ़हीम अशरफ के इर्द गिर्द चेयर घूमती रही, हमने किसी और को मौका ही नहीं दिया कि यार हम ट्राई तो कर लें। हो सकता है आमिर जमाल, इसमें मैं नाम लूँगा, वो आ सकते थे और भी कुछ प्लेयर आ सकते थे, हमने कोशिश ही नहीं की। तो हमने जब मौका ही नहीं दिया तो हम कैसे उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि अगर ये प्लेयर अगर अनफॉर्चुनेटली या किसी भी वजह से कोई मैच ना खेल सके या उनका लीन पैच चल जाए, तो ये 4 ऐसे स्पॉट्स हैं जो शॉर्ट कमिंग्स हैं टू लीड इनटू द वर्ल्ड कप। बाकी टीम्स के पास क्या है? इंडिया के अगर किसी जगह पे भी कोई मसला आ गया मिडिल ऑर्डर के अंदर, उनका ईशान किशन नहीं खेलेगा तो के राहुल खेलेगा, के राहुल नहीं खेलेगा तो उनके पास उसके अलावा ऑप्शन